नेक्स्ट में ये बोला गया, देखो जीएसडीपी आपको इंडियन स्टेट्स हैं और उनकी जीएसडीपी से मैच करना है। एक्चुअली देखो ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक यही होता है, आपको ये डेटा नहीं याद करना होता है। आपको देख के लग रहा होगा यार ये डेटा याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात ये है, आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए। जीएसडीपी मतलब स्टेट अपने बॉर्डर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो जीएसडीपी होता है। जैसे कंट्री का जीडीपी होता है वैसे स्टेट का जीएसडीपी होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको रैंकिंग बस याद होनी चाहिए। पहली बात, आपको इतना अगर आपको पता होता ना कि महाराष्ट्र की रैंक 1 है, तो सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे जितने डेटा दिया गया है ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए आपके एलिमिनेट, ठीक। और ये अगर आपको पता होता कि यूपी की जो रैंक है वो इन सबसे कम है, ठीक है, या फिर इतना ही पता होता कि तमिलनाडु की जो रैंक है वो सेकंड है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे है, इनमें सेकंड लार्जेस्ट यही डेटा दिख रहा है ना, तो ये हो गया बी थ्री, इतने से आपका हो जाता, ठीक। इसलिए बस इतनी बातें, थोड़ी बहुत रैंकिंग याद कर लो, ये सब नहीं याद करने की जरूरत है आपका। आपकी ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला भी है ताकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। रैंकिंग बस याद हो तो ये बात बन जाती है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर 2025-26 शुगर केन सीजन, ठीक है। एफआरपी जब ये शुगर केन जब उगाया जाता है उसके पहले एफआरपी अनाउंस करती है, जैसे एमएसपी अनाउंस करती है गवर्नमेंट, ठीक है, सीसीईए उसको भी अनाउंस अप्रूव करती है। तो एमएसपी 22 क्रॉप के लिए होता है, 22 क्रॉप के लिए, जिसमें 14 खारिफ क्रॉप होती हैं और 6 रबी क्रॉप होती हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं, जूट और कोपरा, ठीक है, जूट और कोपरा होती हैं। और वैसी जैसे एमएसपी इनके लिए होता है वैसी एफआरपी किसके लिए होता है, शुगर केन के लिए होता है, ठीक है। तो वो अनाउंस किया गया अभी, कितना कुंटल, 355 कुंटल, 355 रुपए पर कुंटल, ठीक है, इतना अनाउंस किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, एमएसपी फॉर खारिफ क्रॉप, देखो ये भी आ गया, ये भी न्यूज में चल रहा था, ठीक है। एमएसपी एक्चुअली देखो जो भी क्रॉपिंग सीजन होता है ना, क्रॉपिंग सीजन 2 ही होते हैं, एक होता है खरीफ और एक होता है राबी। तो ये क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले, मतलब जब किसान फसल उगाने वाला है उसके जस्ट पहले एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि किसान के पास एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एक डेटा अवेलेबल रहे कि भैया अगर मैं ये फसल उगाऊंगा, खरीफ की ये फसल उगाऊंगा, तो मुझे गवर्नमेंट पक्का इतने पैसे देगी ही देगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्रॉपिंग सीजन के पहले एमएसपी अनाउंस किया जाता है। अब इसमें देखो ये बोला गया है कि पैडी कॉमन वैरायटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन एमएसपी अमंग ऑल खरीफ क्रॉप्स, गलत है, ये पैडी कॉमन नहीं था ये, ठीक है। कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ लिख के, किस क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा इंक्रीज किया गया था एमएसपी इस बार, ठीक है। और दूसरी बात ये बोल रहा है, एमएसपी फॉर पैडी कॉमन वैरायटी हैज बीन फिक्स्ड एट 2369 रुपीज पर कुंटल, ठीक है, ये सही है, इतना पर कुंटल मिलेगा। देखो ग्रेड ए पैडी 2 टाइप की होती है, क्योंकि कॉमन वैरायटी जो नॉर्मल चावल होता है और जो ग्रेड ए होती है वो अच्छे चावल को ग्रेड ए में डाला जाता है, तो इसके लिए इतना अनाउंस किया गया था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इस पे एमएसपी पे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है पहले भी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डाला भी है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्री है और उनको उनके फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से आपको मैच करना है कि भाई किसका फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व आपका है चाइना का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पे इनफैक्ट चाइना के पास इतना ज्यादा है कि वो फिर करेंसी मैनिपुलेट भी करता है इसी बेसिस पे, और इनफैक्ट फॉरेक्स का यूज वो और भी कंट्रीज में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए कर रहा है, ठीक है। जापान का सेकंड है, स्विट्जरलैंड का थर्ड है, इंडिया का फोर्थ है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक। ये रैंकिंग याद कर लेना फॉरेक्स रिजर्व की, ये न्यूज में चल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। देखो ये स्विफ्ट नहीं है। स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क, एक मैसेजिंग नेटवर्क प्लेटफॉर्म है एक्चुअली। जब 2 बड़ी कंपनीज और या 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल लेवल पे जब आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की बारे में जो मैसेज आता है ना कि भाई ये डिलीवर हो गया, इतना पैसा डिलीवर हो गया या इतना डेबिट हो गया, वो स्विफ्ट के थ्रू होता है सब काम, ठीक है। तो ये मैसेजिंग नेटवर्क है, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, इस पे न्यूज है। देखो गोल्ड मेल्टिंग एटीएम क्या है, ये ऐसी एक मशीन थी जो भी लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में हुआ था, और उसका जो कंपनी था उसका नाम था गोल्ड सिक्का, कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का, प्राइवेट कंपनी है।
तो हैदराबाद में तो लॉन्च हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च नहीं किया है इसको, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, आप ये भी ध्यान दिया करो इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल मतलब जो चीजें बदल सकती हैं, जहां पे आपका गलत कराया जा सकता है। हैदराबाद वेरिएबल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं इसमें, ठीक है। मतलब अगर हैदराबाद की जगह ये मान लो निजामाबाद दे देते तो गलत हो जाता, तो वेरिएबल है ना कि आप इसकी जगह कुछ और डाल के गलत करा सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा डालते तो भी गलत हो जाता, तो ये भी वेरिएबल है। तो आप ढंग से पढ़ा करो कितने वेरिएबल हैं स्टेटमेंट में, और उनको ढंग से पढ़ो कि भाई वो दोनों सही है कि नहीं सही है। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरी बात ये है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू ऑटोमेट गोल्ड बाइंग एंड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर विद जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑटोमेट गोल्ड बाइंग, अपने आप गोल्ड आप खरीद सकते हो। इस मशीन, ये एटीएम जैसी मशीन है, आप पीडीएफ में देखो आपको इमेज भी मिल जाएगी। जैसे आप एटीएम में पैसा डालते हो, ये अंदर ऐसे कार्ड डालते हो, ठीक है, तो वैसे इसमें एक इनलेट के लिए एक डक्ट बना होगा, जहां से आप जब अपना गोल्ड डालोगे उसमें अंदर, तो क्या करेगा, गोल्ड को मेल्ट करेगा, उसकी प्योरिटी चेक करेगा, प्योरिटी चेक करके बता देगा कि भाई इसका इस समय रेट कितना है, और फिर आपको उसको रेट भी डिस्प्ले कर देगा। आपको खरीदना तो खरीदो, तुरंत का तुरंत वो 30 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफर भी कर देगा, ठीक है। और ये सब काम एटीएम के थ्रू हो रहा है, तो कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गया सही और ये हो गया गलत, इसका होगा ओनली ए। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसका हो गया ये ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं, द कमिटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, जिसने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उसको हेड किसने किया था, ठीक है। ये हेड किया था भरत खेरा ने। देखो रिपेरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो अब से क्या होगा, उस पर एक रेटिंग सिस्टम होगी, 1 से 5 तक उसके ऊपर एक रेटिंग दी रहेगी कि भैया ये इसकी रेटिंग मान लो अगर 5 दी हुई है उस सामान के ऊपर, इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी आप उसको अगर रिपेयर कराना चाहो, ठीक है, तो आसानी से वो रिपेयर हो सकता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह उसकी कुछ होंगे तो मतलब फ्रीक्वेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी कर रहा होगा, मतलब एक तरीके से उसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होंगे। मतलब आप उसको अगर रिपेयर करना चाहो ना इलेक्ट्रॉनिक सामान को, तो जल्दी हो जाएगा, तो उसकी रेटिंग ज्यादा होगी। यही है रिपेरेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर की पहली चेरी कार्गो, चेरी फ्रूट जो होता है, चेरी कार्गो ट्रेन रन्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बार कश्मीर से चेरी कार्गो ट्रेन चल रही है, मतलब यहां से कश्मीर से चेरी ले जाएगी इस जगह पे। ये कटरा से मुंबई के बीच में चालू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to recently released global wind report 2025 which of the following statement is not correct। ग्लोबल विंड रिपोर्ट अभी आई थी रिसेंट में, इसको रिलीज किसने किया है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, चाइना हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी ग्लोबली। बिल्कुल सही बात है, ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, चाइना के पास सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टोटल विंड पावर, गलत है, इंडिया की रैंकिंग 4th है, थर्ड नहीं है, ठीक है। गुजरात इज द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन। बिल्कुल सही बात है, गुजरात में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो रखा है, ठीक है, कैपेसिटी है गुजरात के पास, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम is key to achieving energy self-sufficient efficiency by utilizing vast uranium resources available in India। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है FBR produces uranium 233 which is essential for initiating thorium based reactors in third stage। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, मैं भी आपको बताता हूँ गलत क्यों है। इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो अगर आप देखोगे 3 एक्चुअली हैं, तो एट प्रेजेंट सारे वही हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इकलौता कलपक्कम में ऐसा है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और हमारा जो एम है वो यहां तक पहुंचना है, थर्मल रिएक्टर तक, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बाद अगला आएगा थोरियम बेस्ड रिएक्टर, सॉरी थोरियम बेस्ड रिएक्टर, ठीक। तो ये 3 स्टेज भी हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं सारे पहले स्टेज में है, इकलौता कलपक्कम में जो सेकंड स्टेज में अब जाने वाला है, ठीक है। और फाइनली हमको इस स्टेज तक आना है, ठीक है, यहां से होते होते यहां तक पहुंचना है, और ये चेन भी ऐसे ही है। तो होता क्या है कि ये बोल रहा है पहला जो इंडिया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम तमिलनाडु में, इसकी टू अचीविंग एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, यहां तक तो सही है, बाय यूटिलाइजिंग वास्ट यूरेनियम रिसोर्सेज अवेलेबल इंडिया। ये गलत हो गया ना, इंडिया के पास वास्ट यूरेनियम रिसोर्सेज कहां से आ जाएंगे,
ठीक है, ये तो इंडिया इंपोर्ट कर रही है, यही तो दिक्कत है कि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एफबीआर में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जितना फ्यूल जनरेट हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जितना फ्यूल आता है ना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, तो जितना फ्यूल आ रहा है और वो कितना जनरेट कर रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करता है कि वो जितना फ्यूल उसमें लग रहा है उससे ज्यादा वो जनरेट कर देता है, तो एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग चेन है। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, यूरेनियम 233 निकल रहा है, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर रहा है। इसी को हम लोग इसको रन करने में यूज करेंगे, जब ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर करेंगे तो यूरेनियम 233 और थोरियम यूज करेंगे। इंडिया के पास थोरियम के बहुत ज्यादा रिजर्व है, इंडिया के पास थोरियम के बहुत ज्यादा रिजर्व है, इसीलिए हम लोग स्टेज में आना चाह रहे हैं ताकि जो हमारे पास थोरियम है उसके बेसिस पे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकें। ठीक है, ये है पूरी कहानी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप एफबीआर सेट टू बी कमीशन इन 2026। ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया कलपक्कम में, जो कि कहां पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड्स, ये 4 इंसेक्टिसाइड्स के नाम है। एक्चुअली देखो, कोप टू बीआरएस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बीआरएस का मतलब क्या हुआ, बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, इनके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, जो जेनेवा में हुई थी, वहां पे एक्चुअली ये हुआ था, ये लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत एक इंसेक्टिसाइड थी जिसका नाम था क्लोरपाइरिफॉस। ठीक है, इसको ये लोग डाल के इसको रेस्ट्रिक्ट यूज करना चाह रहे थे कि भाई इसका आप खेती किसानी में यूज ना हो, क्योंकि ये नुकसानदायक है ह्यूमंस के लिए। इंडिया ने बोला, इंडिया ने इस पर आपत्ति जताई, इंडिया ने बोला कि भाई ये अभी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे किसानों की जो ये है, जो हमारे यहाँ जो किसान है उनकी आय के लिए भी जरूरी है और फूड प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है अभी, तो इसलिए हम इसको अभी नहीं कर सकते, बाद में वो देखा जाएगा। तो इंडिया ने अपोज किया था, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बीन रिसेंटली नोटिफाइड इन मई 2025। देखो, इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व, देखो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं ना, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क जो है इंडिया में, उसमें आपका नेशनल पार्क होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ऐसे ही कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व भी होता है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व वो होता है जो गवर्नमेंट लैंड पे होता है, मतलब मान लो ये नेशनल पार्क है, उसके आसपास अब गवर्नमेंट को लगा है कि यार इसको भी इंक्लूड किया जाए ताकि और बेटर तरीके से प्रोटेक्शन हो सके नेशनल पार्क की, इसी तरीके से बफर क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, लेकिन ये सब गवर्नमेंट लैंड पे ही हो रहा है, तो इसको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करती थी कई बार गवर्नमेंट। कम्युनिटी रिजर्व जो होता है वो प्राइवेट लैंड पे होता है, या कोई कम्युनिटी अगर एज अ कम्युनिटी ओन करी, जैसे सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या ट्राइबल एरियाज में कम्युनिटी लैंड होते हैं बहुत सारे, तो जब प्राइवेट लैंड या कम्युनिटी लैंड पे जब गवर्नमेंट डिक्लेयर, जब ये लोग खुद अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट के पास कि ठीक है आप इसको डिक्लेयर करिए और आप इसको सेव करिए, तब गवर्नमेंट कम्युनिटी रिजर्व उसको डिक्लेयर करती है। ठीक है, यहां पे कंजर्वेशन रिजर्व की बात चल रही है। इंडिया में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व अभी कहां पे बनाया गया है, तो इसका आंसर है सारबशू इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन विद देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 4 टाइप की दिए हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्लैक। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से होता है। ठीक है, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर वहीं से ये जो ब्रेकेज होता है, इस ब्रेकेज में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होता है, मतलब सोलर या विंड एनर्जी का यूज होगा, फिर इसको ब्रेक किया जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर वहां से हाइड्रोजन जनरेट होता है, ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बाद आता है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जो होता है वो नेचुरल गैस से बनता है। ठीक है, नेचुरल गैस से बनेगा यूजिंग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग अलोंग विद कार्बन कैप्चर। ये कह रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि नेचुरल गैस में भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के मेथड से नेचुरल गैस, इसके मेथड से, इस मेथड को यूज करते हुए नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है निकाल के। ठीक है, और ये इसमें इस पूरे प्रोसेस में जो भी कार्बन जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल गैस में कार्बन भी होता है, तो जो भी कार्बन जनरेट होगा उसको कैप्चर करके नीचे स्टोर कर दिया जाएगा कहीं पे, ठीक है, किसी खाली लैंडफिल वगैरह में। तो रिलेटिवली ये भी काफी मतलब वो है, ये नॉन पोल्यूटिंग ही है, क्योंकि आप जो कार्बन जनरेट हो रहा है उसको आप स्टोर कर दे रहे हो। तीसरा होता है फिर आपका ग्रे हाइड्रोजन। ये पूरा इसी की तरह ही है, सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या होता है, कार्बन जो पैदा हो रहा है उसको स्टोर नहीं कर रहा, मतलब उसको वातावरण में छोड़ दिया, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा ये ज्यादा वो नुकसान करेगा वातावरण को। ठीक है, ब्लैक हाइड्रोजन क्या है, जो कोल गैसिफिकेशन से होता है। ठीक है, सिनगैस जो होता है, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट करके वहां से जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको ब्लैक
हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये डी। नेक्स्ट देखते हैं, याला ग्लेशियर अभी न्यूज में चल रहा था। ये एक्चुअली पहला नेपाल का ग्लेशियर बन गया जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज की वजह से क्या हो, उसका सारा जो भी आइस थी वो मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, तो नेपाल में है ये। विच टू स्टेट्स विल ज्वाइंटली इंप्लीमेंट रिसेंटली अनाउंस ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट? देखो ताप्ती बेसिन, बेसिन क्या होती है? जैसे ये रिवर है तो उसके आसपास की जो एरिया होता है ना, जो कवर करती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज और बाकी चीजें जो कवर कर रही होती है, उसको बेसिन बोलते हैं। तो पहली बात तो आप ये भी देखना, खुद देखना ताप्ती बेसिन का, ताप्ती बेसिन में कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज, एक्चुअली ये लोग क्या करेंगे, कई जगह पे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप की चीजें करेंगे। फिर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ये सब काम हो रहा है, ताकि यहाँ पे ये जो सूखे एरिया है ना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के, वहां तक पानी पहुंचाया जा सके। तो ये इनके बीच में चालू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रयान मिशन अभी न्यूज में चल रहा था। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन है। बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया का पहला भी होगा। ठीक है, मैन्ड भी है, मतलब इसमें इंसान जाएंगे इस मिशन में। ठीक है, और डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, काफी नीचे तक जाएगा, 6000, ये देखो यहाँ यही सब लिखा हुआ है, अगले लाइन में वही सब लिखा हुआ है। ये काफी नीचे तक 6000 मीटर तक नीचे जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा वहां पे? डीप सी रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, कि वहां पे कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है वहां पे, इन सब चीजों को देखने के लिए जा रहा है। और कौन सा सबमर्सिबल का यूज हो रहा है? मत्स्य 6000, इसी में आदमी जाएंगे अंदर। ठीक है, मत्स्य 6000। तो ऑब्वियस बात है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, with reference to recently launched first ever state word state of world animal health report, consider the following statement। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ रिपोर्ट एक है, पहली बार ये रिपोर्ट लाई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में जो जानवर हैं उनकी हेल्थ पे एक रिपोर्ट निकाली गई है। और ये किसने रिलीज करी? डब्ल्यूएचओ ने। आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया, डब्ल्यूएचओ ने नहीं किया था इसको WOAH करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, उसने लॉन्च किया था इसको। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल हेल्थ और ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, नई नई डिजीज जो है वो नए नए एरिया में पहुंच रही हैं, और इसी वजह से क्या हो रहा है, जूनोटिक डिजीज पोटेंशियल भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। जूनोटिक क्या होता है? जो डिजीज जानवरों से इंसानों में फैल सके, ठीक है, उनको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत होगा। ये कह रहा है कि only 10% of reported infectious animal diseases have zoonotic potential because of COVID। इनके हिसाब से तो जूनोटिक डिजीज पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उल्टा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगले स्टेटमेंट में, अगले क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है विस्टाडोम जंगल सफारी की बात है। इंडिया की पहली है ये ऐसी जंगल सफारी जो विस्टाडोम ट्रेनों का यूज करेगी। विस्टाडोम एक्चुअली कुछ नहीं है, पीडीएफ में आप देखना तो आपको इमेज भी दिख जाएगी वहां पे। इसमें क्या होता है कि जो जो ये वाली ट्रेनें होती है ना विस्टाडोम, उसमें क्या होता है, जो शीशे बड़े बड़े लगे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ट्रेनों में जो शीशे होते हैं उनसे बड़े बड़े होते हैं, उससे क्या होता है, बहुत क्लियरली दिखता है बाहर की चीजें बहुत क्लियरली दिखेंगी आपको। ठीक, वही है बस विस्टाडोम ट्रेन। तो इंडिया की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी। जंगल सफारी का मतलब क्या है कि जंगल के अंदर जाके आप जानवरों को देख सकते हो। इस ट्रेन के, ये ट्रेन जंगल के अंदर होते होते जा रही है। तो ये कहां पे अभी स्टार्ट हुई है? दुधवा से कतरनिया घाट तक वाया किशनपुर। सही है ये। इट हैज बीन लॉन्च अंडर यूपी इको टूरिज्म बोर्ड्स वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये देखो इनकी एक स्कीम है, वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट। एक डेस्टिनेशन मतलब कोई बंदा अगर तराई रीजन में आया, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि 3 रीजन को वो कवर करे, 3 फॉरेस्ट को कवर करे। कौन से? दुधवा को करे, कतरनिया घाट को करे और किशनपुर। ठीक है, वाया किशनपुर, दुधवा, किशनपुर और कतरनिया घाट, इन तीनों को कवर करके जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, What is the name of world's highest resolution weather forecasting system recently launched by India in May 2025? देखो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम अभी लॉन्च हुआ है, जो इंडिया ने लॉन्च किया है। मतलब वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है वो, एक ऐसी सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है जिसका नाम आप जान लो, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है। ठीक है,
वेदर को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, फ्लड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इन सब चीज़ों रिलेटेड ये फोरकास्टिंग सिस्टम है। और ये विश्व का सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन है, मतलब इसका रिजोल्यूशन एक्चुअली 6 किलोमीटर तक का है, 6x6 का है, 6x6 किलोमीटर तक का है। 6x6 किलोमीटर तक कोई भी एरिया रहेगा जिसकी एरिया ये है, ये बहुत ही क्लियर वहां तक दिखा सकता है। और अभी तक इतनी क्लैरिटी वाला कोई अभी आया भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम नाम है उसका, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हैज इंडिया पार्टनर्ड विद जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव ऑन मरीन पोल्यूशन और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वेस्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या बताने लायक नहीं है, बस सीधे जान लो इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है इन दोनों चीजों के लिए, तो वो किया है इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following statement about India's genome edited rice varieties developed in May 2025 is not correct। ठीक है, अभी इंडिया ने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी लॉन्च करी है, ठीक है, उनके जीन्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं राइस के, ताकि उनकी पैदावार इंप्रूव हो सके, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से, और ज़्यादा उनमें रेजिस्टेंस हो डिजीज के अगेंस्ट। तो इस टाइप के राइस की 2 वैरायटी लॉन्च करेंगे, उनका नाम क्या था, कमला एंड पूसा, बिल्कुल सही है। डेवलप्ड बाय ICAR, बिल्कुल सही है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी, बिल्कुल सही बात है, अभी तक किसी और कंट्री ने नहीं किया था, इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसने जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज निकाली हैं। दीज वर डेवलप्ड थ्रू ट्रेडिशनल क्रॉप ब्रीडिंग टेक्निक, बिल्कुल गलत है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है, जीन को एडिट करने के लिए क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसका यूज किया गया यहाँ पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टारलिंक के बारे में स्टारलिंक के बारे में न्यूज है। स्टारलिंक इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी अप्रूव टू ऑफर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट बेस्ड, देखो दो इंटरनेट नॉर्मली आप देखोगे केबल नेटवर्क का यूज होता है, ठीक है, घर में जो ब्रॉडबैंड वगैरह होते हैं उनमें केबल नेटवर्क के थ्रू आपको कनेक्शन मिलता है। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट में केबल नेटवर्क की आपको जरूरत नहीं पड़ती, वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा जहाँ से सैटेलाइट तक डेटा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भेजेगा और यहाँ सीधे आपके कनेक्शन जो होगा आपके घर में आ जाएगा, ठीक, तो कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है ना, जो दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, कल को मान लो अभी इंडिया की चाइना से युद्ध हो गया, किसी कंट्री से युद्ध हो गया, तो वो क्रिपल करना चाहे इंडिया के इंटरनेट सर्विसेज को, तो ऐसे सैटेलाइट बेस्ड वाले में थोड़ा टफ है कर पाना, ठीक है, तो वो ये यहाँ पे यूज होता है। और दूसरा रिमोट एरियाज में जहाँ पे आप तार केबल ये सब नहीं बिछा सकते, ठीक, वहां पे भी इनका काफी यूज आ जाता है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज का, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि स्टारलिंक इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी अप्रूव टू ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया, बिल्कुल सही बात है, पहली फॉरेन कंट्री होगी, स्टारलिंक जो है पहली फॉरेन कंट्री होगी जो ये काम कर रही होगी इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया की पहली कंपनी, क्योंकि देखो जियो वगैरह पहले से यूज कर रहे हैं, जियो स्पेस फाइबर नाम है उसका जहां तक मुझे याद आ रहा है, जियो स्पेस फाइबर है, तो वो यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो फॉरेन कंपनी पहली कौन सी, तो स्टारलिंक है। सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स विदाउट यूजिंग वायर, बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी बता दिया, तो इसका आंसर क्या है, दोनों दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज आर बेटर सूटेड फॉर रिमोट एंड रूरल एरियाज, मैंने आपको बताया अभी असर्शन, चलो ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दे डू नॉट रिक्वायर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक केबल्स और फाइबर ऑप्टिक लाइंस टू डिलीवर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो रिमोट और रूरल एरियाज के लिए बहुत ही बेटर सूटेड भी है। तो रीजन भी एक तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये हो गया उसका। व्हाट इज द एम ऑफ Tianwen-2 मिशन लॉन्च बाय चाइना इन May 2025, ये मिशन चाइना ने लॉन्च किया है। इसका एम है, ये क्या करेगा, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड एक है, ठीक है, अर्थ के पास रिवॉल्व करने वाला एक एस्ट्रॉयड है, उस वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा पृथ्वी पे वापस, और उस पे ताकि रिसर्च हो सके, ये इसका एम है। देखो ठीक है, इसमें इतनी बातें बहुत है, आगे देखते हैं। गूगल बीम के बारे में अगला क्वेश्चन है। गूगल बीम लॉन्च बाय गूगल इन May 2025 यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है ये, रियल टाइम 3D वीडियो कॉलिंग के लिए, जैसे आप जूम कॉल करते हो ना या गूगल मीट पे कॉल करते हो, वैसे ही एक ये नया लॉन्च हुआ है गूगल बीम, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये AI पावर्ड है और 3D वीडियो कॉलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपके सामने बैठ के ही आपसे बात कर रहा है, इतनी क्लैरिटी रहेगी इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन रिसर्च स्टेशन लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन, ठीक है, आर्कटिक रीजन में कौन से इंडिया का रिसर्च ये स्टेशन है, ये आपका है हिमाद्री, ठीक है, आर्कटिक में 2 हैं इंडिया के एक्चुअली, हिमाद्री और दूसरा इंडार्क है,
आर्क, ये दो हैं यहाँ पे। और अंटार्कटिका में आपके कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला ये था, अब ये यूज में नहीं है, ठीक है। और भारती और मैत्री, ठीक है, भारती और मैत्री, ये तीन यहाँ पे। हिमांश जो है ये आपका हिमालयाज में, रिसर्च स्टेशन हिमांश, ठीक, ये वाला हिमांश। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको मैच करना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके बारे में भी हमने पहले बात करी थी थोड़ी सी। जीएनएसएस जो होते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ये सब अभी न्यूज में चल रहे थे, तो उस पर आपको मैच करना है, ठीक। इसमें अगर आप मैच करोगे तो आपको दिखेगा कि ग्लोनास जो है ये रशिया का है, ठीक, ग्लोनास रशिया का है। गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है। बाइडू चाइना का है। और QZSS जापान का है, ठीक है। और इंडिया का कौन सा था, नाविक। और यूएसए का कौन सा था, GPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके रखो, ये न्यूज़ में इस समय चलना है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली है पहले ही, ठीक है, ये वाला भी तो हमने पहले ही देख लिया था। अच्छा, इसमें ये पूछा पहले से बाद में आपको अरेंज करना है, तो अच्छा वो मैंने आपको उसमें शायद नहीं बताया था, दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले आया था, उसके बाद मैत्री आया था, उसके बाद भारती आया था, ठीक है। तो अब और दक्षिण गंगोत्री अब यूज में नहीं है, लेकिन ये दोनों यूज में है। नेक्स्ट देखते हैं। WHO वैलिडेटेड इंडिया फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा इन May 2025। व्हाट इज ट्रैकोमा? ट्रैकोमा के लिए एक्चुअली इंडिया को भी बोला है और पापुआ न्यू गिनी को भी बोला है, PNG को भी बोला है, ठीक है। और मतलब इन दोनों कंट्रीज में एलिमिनेट हो गया है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा होता क्या है, ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आइज है, आइज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो है ट्रैकोमा, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अंकिता AI, ठीक है, अंकिता AI रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रीजनल AI न्यूज एंकर, प्रेजेंट न्यूज इन विच लैंग्वेज, असमी लैंग्वेज में, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें कोई AI न्यूज एंकर है, मतलब ये रीजनल लैंग्वेज में न्यूज पढ़ेगी और AI न्यूज एंकर है वो, ठीक। उसका नाम है अंकिता AI और किस लैंग्वेज में करेगी, असमीज लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज की बात चल रही है। What is the name of AI tool launched by National Commission for Women from Rohilkhand University Bareilly to promote AI literacy and digital safety among women, ठीक है। इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक जो चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम था यशोदा AI। और उसका काम क्या होगा, वो जो वुमेन होंगी वो उनको लिटरेसी प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल सेफ्टी पे, ठीक है, AI लिटरेसी पे, AI कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कैसे काम करता है, इन सब पे उनको लिटरेसी प्रोवाइड करेगा, वो चैटबॉट देगा। आप उससे क्वेश्चन पूछो, आपको बताएगा वो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पहलगाम इज इम्पोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। पहलगाम में जहाँ टेरर अटैक हुआ था वो एक्चुअली पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस के बीच में है। इनफैक्ट इन्हीं के बीच में आपका कश्मीर वैली लाई करता है और कश्मीर वैली में ही पहलगाम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो भी यही लाई करेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीज़ें हो जाती हैं ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको ये इंडिया पे अभी तक जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होते हुए जो टेरर अटैक हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, उनको क्रोनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टाइप के क्वेश्चन इस बार के लिए, ठीक है। इनको आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हुआ था पठानकोट अटैक, ठीक है, 2016 में हुआ था पठानकोट अटैक, स्टार्टिंग में ही जनवरी में आई गेस हो गया था ये। पठानकोट अटैक 2016 में स्टार्टिंग में हुआ था और ये पठानकोट में जो एयरफोर्स बेस था ना, वहां पे अटैक हुआ था, जैश ए मोहम्मद ने किया था। उसके बाद हुआ था उरी टेरर अटैक, ठीक है, ये हुआ था 2016 में। उरी में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था ना, वहां पे अटैक हुआ था, ये थोड़ा इसके बाद में हुआ था, दोनों 2016 में हुए लेकिन ये बाद में हुआ है, ठीक है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था और किसने किया था, जैश ए मोहम्मद ने किया था। उसके बाद पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, CRPF की कॉन्वॉय जा रही थी, उसको ब्लास्ट कर दिया गया था और ये हुआ था 2019 में, ठीक है। और इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था, ठीक है, ठीक है। और यहीं पे आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुई थी इसके बाद, ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, ठीक। और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी वो हुई थी, वो इंडिया ने किया था, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब अरेंज करो, और पहलगाम ये अभी वाला हुआ जो 22 अप्रैल को जो हुआ था, ठीक है, 2025 में हुआ, तो बस ये ऑर्डर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडिया ने बहुत सारे मिसाइल्स और वेपन्स यूज किए थे, आप ये सारे आपको डिटेल में मिल जाएंगे, डिटेल क्या बहुत ही टू द पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट कवर किए हुए हैं। जो PDF है उसमें आप जरूर जाके देखना, क्योंकि इस बार प्रोबेबिलिटी बहुत आई है इन सब के आने की, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है,
यहाँ पे मिसाइल के नाम दिए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन से आपको मैच करना है। पहली मिसाइल है स्कैल्प। स्कैल्प जो है वो आपका है एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल विद डीप स्ट्राइक। देखो लॉन्ग रेंज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और एयर टू सरफेस है, ठीक है, उसको स्कैल्प बोलते हैं। एयर टू सरफेस जो होती है ना नॉर्मली वो अटैक करने में यूज होती है, तो ये इस टेरर कैंप्स को अटैक करने के लिए यूज हुआ। नॉर्मली एयर टू सरफेस का मतलब वही है कि हवा से एयरक्राफ्ट के थ्रू नीचे जमीन पे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया गया होगा, तो वो स्कैल्प और लॉन्ग रेंज है, ठीक है, मतलब काफी दूर से इनको अटैक किया गया, इनको छोड़ा गया होगा, ठीक। और फिर देखो जो हैमर है वो मीडियम रेंज टारगेट्स के लिए है, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए था, हैमर जो है वो मीडियम रेंज टारगेट को अटैक करने के लिए है, ठीक है। और फिर आता है आपका मिटियोर। मिटियोर जो है वो BVRM है, डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जो BVRM होते हैं ना, बिलो विजुअल रेंज या बिहाइंड विजुअल रेंज ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, बिलो विजुअल रेंज शायद बोलते हैं। तो बिलो विजुअल रेंज, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये एयर टू एयर कॉम्बैट में यूज होते हैं। मतलब एयर टू एयर क्या हुआ, मतलब दो एयरक्राफ्ट हवा में आपस में लड़ रहे होंगे ना, तो एयर टू एयर वो होता है। तो BVRM में जो यूज होते हैं वो मिटियोर है। इस टाइप के वॉरफेयर में जब ये डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रही होगी तो वहां पे मेटियोर यूज होते हैं, ठीक है, एयर टू एयर कॉम्बैट में, ठीक। सामने वाले के जो कई सारे वो एयरक्राफ्ट होते हैं ना जो रेडार से इक्विप्ड होते हैं, उन सबको ध्वस्त करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इसमें सबसे इजी था आपको बताने के लिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यूज फॉर प्रेसिजन स्ट्राइक, ठीक है। इसी के बाद पाकिस्तान ने हमला करना बंद किया है इंडिया के ऊपर। जब इंडिया ने ब्रह्मोस उनके कई सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लॉन्च किया था तब उन्होंने बंद किया है। सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, और ये क्रूज मिसाइल भी है, ठीक। इनके बारे में डिटेल मैंने आपको PDF में बताया, आप वहां जाके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया। आंसर तो खैर आपको यहीं से मिल गया होगा। इसका आंसर ये यहाँ से ये होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में देखो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डिस्क्रिप्शन देखो। एक चीज मैं आपको एक जनरल रूल बताता हूँ, जबकि ये हमेशा ट्रू नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम केसेस में होगा। सरफेस टू एयर की जब बात होती है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से एयर, ठीक है, तो वो एक्चुअली डिफेंड करने के लिए हो रहा है, क्योंकि सामने से आपके ऊपर हवा से किसी ने मिसाइल जब कोई छोड़ेगा तो हवा से आपके ऊपर आएगी ना नीचे जमीन पे, तो यहाँ पे आपके उससे बचाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज होता है। मतलब ये डिफेंसिव वो होते हैं। और जब एयर टू सरफेस की बात होती है ना, एयर टू सरफेस, तो ये अटैक वाले होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, अटैक करने के लिए होते हैं। और एयर टू एयर वाले वो होंगे जब दो एयरक्राफ्ट आपस में लड़ाई हो रही होगी, वहां पे यूज हो रहे होंगे एयर टू एयर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ रही है आपको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब ये वही है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो आपको बस इनसे मैच करना है। ये सारे इंडिया के वाले हैं और ये जो अभी यूज हुए थे वो सारे के सारे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा सही हुआ है। देखो S-400 जो लॉन्ग रेंज है एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया से इंडिया ने लिया था, लॉन्ग रेंज है, मतलब 400 किलोमीटर तक का इसका रेंज है, कवर करता है ये 400 किलोमीटर तक का एरिया। बराक 8 जो है वो इंडिया इसराइल का है, मीडियम रेंज है ये, ठीक है, मीडियम रेंज है। आकाश कौन सी इंडिजिनस है, खुद इंडिया ने बनाया, और ये शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज। एक्चुअली लॉन्ग रेंज है S-400, लेकिन इसके साथ साथ ये मीडियम रेंज वाले भी इसमें बहुत सारे, S-400 पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, तो लॉन्ग रेंज वाली चीजों को भी ट्रैक कर सकता है, मीडियम रेंज वालों को भी कर सकता है, शॉर्ट वालों को कर सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज वालों को भी कर रहा है। इग्लास क्या है, ये मैन पोर्टेबल सैम है, मतलब कंधे पे रख के सामने से अगर कोई चीज आ रही है तो कंधे पे रख के अटैक करो, उसको गिराओ, ठीक है, छोटे मोटे ड्रोन वगैरह हो गए, ठीक है, उन सबको गिराने के लिए। ये रशिया से लिया इंडिया ने, ठीक। तो ये सब ऐसे ही है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर बाय इंडिया। S-400 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखा गया। एयर टू एयर मिसाइल मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, एयर टू एयर कैसे हो सकता है वो, ठीक है, वो सरफेस टू एयर होगा ना, बचाने के लिए अगर यूज हो रहा है तो डिफेंस सिस्टम है, बचाने के लिए यूज हो रहा है तो एयर टू सरफेस होगा ना वो, तो ये गलत हो गया। इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय DRDO, गलत है, रशिया से हमने लिया है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। इट कैन रिलायबली इंटरसेप्ट हाइपरसोनिक मिसाइल, नहीं नहीं, यही इनका वीकनेस यही है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को अभी नहीं कर सकते हैं ट्रैक, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ऑफ साउंड से आते हैं, उनको मतलब स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, इनको अभी ट्रैक नहीं कर सकते, ये इनकी थोड़ी लिमिटेशन है। तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं,
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज निकनेम्ड सुदर्शन चक्र। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में S-400 को हम क्या बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, रीजन भी सही है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमको मल्टी लेयर्स 360 डिग्री डिफेंस देता है अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ एयर थ्रेट। ठीक है, सुदर्शन चक्र देखो ऐसा था ना, सुदर्शन चक्र जैसे होता था कि वो हर टाइप के थ्रेट को किसी भी डायरेक्शन में जाके वो कर सकता है, वैसे ही ये भी मल्टी लेयर्ड है, 360 डिग्री डिफेंस प्रोवाइड करता है हर टाइप के एयर थ्रेट में, इसीलिए इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर एयर डिफेंस सिस्टम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, दो कंट्री हैं और उनके सामने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको मैच करना है, उसमें मैच करो उसको। देखो, अच्छा ये बताना कि कौन से नहीं करेक्टली मैच है। ठीक है, चाइना का HQ सीरीज वाले जो होते हैं ना, वो सारे चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम यूज हो, सरफेस टू एयर मिसाइल यूज हो, ठीक है, वो सब एक ही चीज़ है, एयर डिफेंस सिस्टम ही है वो सब। ये सब इस समय न्यूज़ में चल रहे थे। HQ, क्योंकि HQ सिस्टम HQ-16 आई गेस था, वो पाकिस्तान ने क्लेम किया था, हमने यूज़ किया इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, बचाने के लिए अपने आप को। तो चाइना के HQ वाले जो होते हैं सब चाइना के होते हैं। इसराइल का आयरन डोम है, ठीक है, डेविड स्लिंग है, ठीक है, ये सब इसराइल के हैं, एरो है, ये सब इसराइल के हैं। ईरान का बावर 370, ईरान ने बोला कि हमने रशिया से अपने आप को बचाने के लिए बावर 373 का यूज़ किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। यूएसए का एरो नहीं, ये गलत है, यूएसए का थर्ड है एक्चुअली, जो यूएसए चाह रहा था इंडिया खरीदे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। और यूएसए का एक और है, पैट्रियट है, जो यूक्रेन यूज़ कर रहा है रशिया से अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करके जाना अच्छे से इनको। नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following statement about Indus Water Treaty is correct? It was signed between Indira Gandhi and जुल्फिकार अली भुट्टो। नहीं भैया, देखो अगर आपको इतना ही पता हो ना, 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसी नॉलेज से आप पता कर सकते थे कि यार इनके बीच में कैसे होगी। 1960 में तो नेहरू जी PM थे ना, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो गलत हो गया ये। द ट्रीटी वॉज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, गलत है, यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर नहीं किया था ट्रीटी को, ये ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। ठीक है, मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। अगला, इट हैज कंप्लीट एक्सेस टू द यूज ऑफ वाटर्स ऑफ, इंडिया हैज कंप्लीट एक्सेस टू यूज ऑफ वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। नहीं, गलत है, ईस्टर्न रिवर्स के लिए इंडिया को कंप्लीट एक्सेस, वेस्टर्न रिवर पे कंप्लीट एक्सेस नहीं है, लेकिन वो उतना यूज कर सकता है जब तक कि वो पानी के फ्लो को डाइवर्ट ना करे। ठीक है, परमानेंट इन दिस कमीशन इज पार्ट ऑफ ट्रीटीज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, दोनों कंट्री मिलके ये बनाएंगे, PIC बनाएंगे, और कोई भी दिक्कत होती है इनके बीच में तो PIC में जाके उस पर सुलह कर सकते हैं। ठीक है, ये है, तो इसका आंसर D हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान क्या करता था, इंडिया के बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे अड़ंगा डाल के रखता था। ठीक है, तो वो कौन कौन से, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच नहीं करना है, इसमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, राटले राटले प्रोजेक्ट कहाँ है, चेनाब रिवर, बिल्कुल सही है। पाकलदुल कहाँ पे है, मरुसदा रिवर पे। ठीक है, मरुसदा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट करके बताओ। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो झेलम पे है, बिल्कुल सही। किशन गंगा सतलज पे नहीं है, किशन गंगा झेलम पे है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे वो प्रोजेक्ट थे जिन पे पाकिस्तान आपत्ति करती थी। नेक्स्ट आपको अरेंज करना है, ये आपके सामने न्यूक्लियर ट्रीटीज हैं, आपको अरेंज करना है इनको, कौन सी पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कौन सी पहले साइन हुई थी या कौन सी पहले आई थी और कौन सी बाद में आई है। तो इसमें देखो, इनफैक्ट ये इसी ऑर्डर में, PTBT जो है ये सबसे पहले आई थी, 1960s में आ गई थी आई गेस। तो PTBT जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी थी, ये इंडिया ने इकलौती यही ट्रीटी है जो इंडिया ने साइन करी थी इसमें से। ये एक्चुअली चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने बस इसी को साइन और रेटिफाई किया था। ये एक्चुअली बात करता था कि भाई जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जो आप वो ब्लास्ट करते हो ना, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो करते हो, वो बैन करती है ये ट्रीटी हर जगह पे, एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, और स्पेस में। लेकिन ये अंडरग्राउंड वाले को बैन नहीं करती, मतलब अगर आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है तो आप अंडरग्राउंड करो। मेन पर्पस यही था इसका कि भाई पोल्यूशन ना फैले। तो इंडिया ने इसको साइन और रेटिफाई दोनों किया था, इकलौती ट्रीटी थी ये। ठीक है, उसके बाद NPT आता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इंडिया ने इसको कभी ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने बोला डिस्क्रिमिनेटरी है। ये कह रही है कि भाई जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, UNSC के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको ये बोलती थी आप लोग रख सकते हो, और बाकी कंट्रीज को बोलती थी कि आप लोग नहीं रख सकते। तो इंडिया ने इसलिए इसको कभी ज्वाइन ही नहीं किया।
कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, CTBT इसको बोलते हैं। इंडिया ने इसको भी ज्वाइन नहीं किया, बोला कि भैया ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि ये एक्चुअली बात क्या करती थी, CTBT ये बात करती थी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाली जो ट्रीटी थी, ये बात करती थी आपकी, एक्चुअली मैं सबको थोड़ा बता भी देता हूँ कि प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब एक कंट्री अब और ज्यादा वेपन ना बनाए, ठीक है, जितनी है अब उसको और बढ़ाए ना। प्रोलिफरेशन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भाई कंट्री बढ़ाती चली जा रही है, उनको देख के दूसरी कंट्री बढ़ा दी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक तो ये काम मत करो, और दूसरा ये था कि दूसरे कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट मत करो। इस तरीके से ये लोग प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करना चाहती थी। CTBT का पर्पज ये था, इसका पर्पज मैंने आपको बता ही दिया PTBT का। CTBT का पर्पज ये था, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये बोलती थी भैया न्यूक्लियर यूज के लिए या फिर सिविलियन यूज के लिए, मतलब या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, किसी भी तरीके से, हर तरीके के आप न्यूक्लियर टेस्ट खत्म करो, न्यूक्लियर टेस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए, ये बोलती थी। तो इंडिया ने इसको भी ज्वाइन नहीं किया, इसको भी डिस्क्रिमिनेटरी बताया। और फाइनली ये 2017 वाली ट्रीटी है, लेटेस्ट सबसे ज्यादा यही है, TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। इसको भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने बोल दिया कि ये कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटी नहीं है, कल को कोई भी कंट्री इसमें से बाहर निकल सकता है, ठीक है। पहले एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बनाओ और धीरे धीरे करके ग्रेजुअल मैनर में हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल कम करें, ठीक है। इस वजह से इंडिया ने इसको भी ज्वाइन नहीं किया। तो ऑर्डर यही है, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजेनस एंटी सबमरीन शैलो वाटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी में कमीशन हुई वो कौन सी, ये है INS अरनाला। देखो ये ध्यान से पढ़ो, ये इंडिजिनस है, एंटी सबमरीन शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है। मतलब एंटी सबमरीन मतलब ये सबमरीन्स को मारने की क्षमता रखती है। सबमरीन जो पानी के अंदर तैरती है उनको सबमरीन बोलते हैं, इनको मारने की क्षमता रखती है। और ये खुद क्या है, शैलो वाटर एयरक्राफ्ट है, मतलब ये जो छिछला पानी होगा, कम पानी होगा, वहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं, उस पर भी ये लोग सेल कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो जो कोस्टल डिफेंस होता है ना, दूर दूर में तो भाई इंडिया से काफी दूर तो भाई गहरा पानी होगा, तो वहां पे इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि एंटी सबमरीन बड़ी बड़ी वो हैं, वेसल्स हैं जो कि एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी रखती हैं कि कोई सबमरीन अगर ये इन सब वाटर में तैर रहा है ना तो उसको ये गिरा सकती है। लेकिन जैसे जैसे कोस्ट के पास आओगे, जैसे पानी क्या होता है, छिछला होता जाता है, कम होता जाता है, इस पे फिर बड़ी शिप्स नहीं आ सकती। उसके लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पे तैरने के लिए, ये कम पानी वाले एरिया पे तैरने के लिए इंडिया ने एंटी सबमरीन तैयार करी है, जिसका नाम है INS अरनाला। ये है इसकी बात। अच्छा, ये फिर से वही चीज आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा था। इसमें से इंडिया ने साइन किसको किया है, तो मैंने आपको बताया सिर्फ इसको साइन किया है। यहाँ देखो डेट दिया हुआ है सबका, देख लेना एक बार, बस देख लेना हल्का सा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज करना है न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। किसके पास सबसे ज्यादा है, किसके पास सबसे कम है। देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रशिया के पास है, उसके बाद US के पास है, उसके बाद चाइना। एटलीस्ट ये तीन तो आपको पता होना चाहिए, और इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए। इंडिया के पास 6th लार्जेस्ट स्टॉक पाइल है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। इतना याद कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस हिसाब से ये हो गया, रशिया, चाइना, UK, इंडिया, ठीक है। रशिया चाइना पता होता, इंडिया पता होता तो सही हो जाता है आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भार्गवास्त्र वेपन सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है। भार्गवास्त्र सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली चीज ये बोल रहा है कि इसको किसने बनाया, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, इसको एक्चुअली बनाया था SADL ने। SADL एक प्राइवेट कंपनी है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, उसने बनाया है, DRDO ने इसको डिजाइन डेवलप नहीं किया है, तो ये यहां से गलत हो गया। अब भार्गवास्त्र सिस्टम है क्या चीज, इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सिस्टम टू शूट डाउन ड्रोन्स यूजिंग माइक्रो रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। देखो जो ड्रोन स्वॉर्म्स होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान ने भी क्या किया था, बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ इंडिया पे लॉन्च कर दिए थे, उसको ड्रोन स्वॉर्म्स बोलते हैं। मतलब बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड वे में ड्रोन्स आ रहे हैं इंडिया पे। उन्हीं इस टाइप के अटैक को टैकल करने के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस टाइप का एक सिस्टम इंडिया में जो कि इंडिजिनस हो वो डेवलप हुआ है। ये क्या करेगा, एक सिस्टम है, ये यहाँ से नीचे छोटी छोटी मिसाइलें छोड़ेगा, छोटे छोटे रॉकेट छोड़ेगा, ठीक है, ताकि इन सबको जो ये सामने से आ रहे हैं ना ड्रोन्स, इनको गिराया जा सके। अब भाई ड्रोन्स आ रहे हैं, पता लगा आप S400 यूज कर रहे हो, ठीक है, बराक 8 यूज कर रहे हो, तो वो बहुत महंगे सिस्टम है। उसमें क्या होगा, आपको छोटे मोटे ड्रोन उड़ाने में ही बहुत खर्चा हो जाएगा। ओवर द टाइम पता चला कि भाई पाकिस्तान यूज भी कर रहा है इस बात को कि पहले इनको एक काम करो, एग्जॉस्ट कर दो, फिर हम अपने असली वेपन छोड़ेंगे। तो आपने पहले एग्जॉस्ट कर दिया, ये भी दिक्कत आती है। इन्हीं सब चीजों में बचने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया है, क्योंकि छोटे छोटे सस्ते टाइप के जो रॉकेट और मिसाइल होंगे, वही जितनी इनकी औकात है, ठीक है, जितनी इन ड्रोन्स की औकात है, उतनी ही औकात के हिसाब से ये हमला हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए सस्ते टाइप के हैं, छोटे छोटे। ये अभी लॉन्च हुआ है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, पहला वाला जो था वो गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। विद रेफरेंस टू INS तारनीज ग्लोबल सर्कम नेविगेशन अंडर द नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, INS तारनी ने अभी ग्लोबल नेविगेशन मतलब पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने के लिए मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम था नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन, ठीक है। और ये मिशन किस नाव पे या वेसल पे बैठ के हुआ? वो INS तारनी वेसल पे हुआ है बैठ के। कौन थी दो लोग जो गई थी इसमें? रूपा ए और दिलना के। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑल वुमेन इंडियन नेवी ड्यूओ टू सेल अराउंड द ग्लोब, ठीक है। इन्होंने गोवा से स्टार्ट किया और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आके वापस फिर ये गोवा में आई हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया, ठीक। तो बात समझ में, ये एक्चुअली क्या है कि INS तारनी एक मिशन, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन था। उस मिशन का एम ये था कि 2 वुमेन को भेजेंगे, 2 औरतों को भेजेंगे, ठीक है, जो इंडियन नेवी की पर्सनल होंगी, ठीक है। और उनको किस लिए भेज रहे हैं? पूरे वर्ल्ड का एक सर्कम नेविगेशन मतलब चक्कर लगा के वापस आने के लिए। और किस वेसल का यूज हुआ था? INS तारनी का यूज हुआ था, ठीक है। और कहाँ से ये चालू हुआ था? गोवा से चालू हुआ और गोवा पे आके एंड हो गया। ये है पूरी कहानी इसकी। तो इसका ये सही है और ये गलत है, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन, अभी एक्चुअली टोटल 127 के अराउंड क्वेश्चन है, हमने 75 के अराउंड क्वेश्चन देख लिया। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा मैं भी थक गया हूँ, मेरी जवान लड़खड़ाने लग गई है शायद तो एक काम करते हैं, बचे हुए उसको नेक्स्ट सेशन में करते हैं। और अच्छे से आप ये लगाओ, PDF पढ़ो, दूसरी वाली PDF भी जो मैंने करंट अफेयर्स की दी आप उसको भी अच्छे से करो, ठीक है। और उस पर भी मैंने यूट्यूब पे लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप अच्छे से समझ भी सकते हो वहाँ जाके, ठीक। और ओवरऑल एक एग्जॉस्टिव कवरेज हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे कि आप पहले PDF पढ़ो और उस पर क्वेश्चन ऐसे लगाओ, तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा कवरेज बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल मेरे फ्री में मिल जाएंगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, आप जाके उसको सब्सक्राइब भी करो। और वहाँ से ऐसे कंटिन्यूसली मैं डालता रहूँगा हर महीने की चीज़ें, और भी कई सारे प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा उसको लेकर, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में बचे क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।